साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे मित्रों। साथियों एक निवेदन है, थोड़ा सा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महालक्ष्मी जिसकी उम्र 29 साल है, वह एक नेपाल की रहने वाली हैं। नेपाल में ही उनकी शादी हेमंत दास से होती है। दोनों की शादी परिवार के रजामंदी से होती है। शादी होने के बाद रोजगार की तलाश में महालक्ष्मी और हेमंत बेंगलोर भारत आते हैं। नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आने के बाद हेमंत एक मोबाइल शॉप पर नौकरी करने लगता है, जबकि महालक्ष्मी बेंगलुरु के एक बड़े मॉल में ब्यूटी प्रोडक्ट के शॉप पर टीम लीडर का काम करती हैं। दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। कुछ समय बीता है, उनको एक बेटी होती है। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 2023 आते आते दोनों की ज़िंदगी में अचानक कड़वाहट आने लगती है। एक लड़के हेमंत को शक होता है कि महालक्ष्मी के एक लड़के से मित्रता है। उसी के चक्कर में दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। महालक्ष्मी जब बेंगलुरु आती हैं तो उनके माता और बहन भी बेंगलुरु आके रहने लगती हैं, लेकिन वह अलग घर में रहती थी। अब हेमंत और महालक्ष्मी के बीच जब कड़वाहट काफ़ी बढ़ जाती है, दोनों के बीच में आपसी लड़ाइयाँ झगड़े होने लगती है, तो दोनों अलग होने का प्लान बनाते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं। महालक्ष्मी की बहन और माँ बेंगलुरु में रहती थी, तो महालक्ष्मी उनके पास रहने चली जाती है और बेटी जो है हेमंत के पास ही रहती है। अलग अलग रहते थे। कुछ दिन बाद महालक्ष्मी अपने बहन और माँ के साथ रहने के बाद खुद एक रेंट पे मकान ले लेती हैं। लगभग 3 कमरे का वह मकान होता है और वहाँ व्याकिलावल इलाका होता है, वहाँ रहने लगती हैं। बेटी हेमंत दास के पास रहती थी। बीच बीच में कभी महीने में, कभी 15 दिन में महालक्ष्मी बेटी से मिलने हेमंत दास के घर जाया करती थी। जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है कि अचानक 2 सितंबर 2024 को वह रात होती है। वह महालक्ष्मी का आखिरी दिन था जब महालक्ष्मी की किसी पे फ़ोन पर बात हुई थी और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। माँ बहन सभी लोग फ़ोन लगाते हैं, लेकिन वक्त समय बीतता है। बेलिकावल जिस इलाके में महालक्ष्मी रह करती थी, वहाँ जो उनके पड़ोसी होते हैं वो अपने मकान मालिक को सूचना देते हैं कि हमारे पड़ोस के घर से बदबू आ रही है। मकान मालिक पहुँचते हैं तो उनको भी ऐसा आभास होता है कि घर से वाकई में बदबू आ रही है। साथियों, जब महालक्ष्मी ने वह घर रेंट पे लिया था तो उस मकान मालिक को 2-3 और नंबर दिए थे जो उनकी माँ और बहनों के थे। मकान मालिक उस पर संपर्क करते हैं तो महालक्ष्मी की माँ से बात होती है। मकान मालिक सारी घटना के बारे में या जानकारी के बारे में बताते हैं कि ऐसा ऐसा महालक्ष्मी के घर से हो रहा है, गेट बंद है। माँ को कुछ अनहोनी जैसा अंदेशा होता है। एक चाबी माँ के पास थी। माँ और बहन वहाँ से चलते हैं। माँ मकान मालिक से बताती है कि बेटी से संपर्क इस समय नहीं हुआ है। कई दिनों से मैं भी प्रयास कर रही हूँ, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। माँ वहाँ पहुँचती है। पहुँचने के बाद गेट खोला जाता है। जब गेट खोलते हैं तो काफ़ी बदबू जैसे आभास होता है। जब काफ़ी बदबू, तो यहाँ कुछ न कुछ गेट खुलने के बाद बदबू का एक तेज झोंका जाता है और माँ जो अंदर गई थी वो तुरंत बाहर आ जाती हैं। उनको कुछ
बुरा अंदेशा सा महसूस होता है। अब कमरे में अंधेरा होता है, लाइट जलाई जाती है। लाइट जलाने के बाद कमरे में खून से लथपथ कमरे दिखाई दे रहे होते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है। 10 मिनट में पुलिस वहां पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस अंदर जाती है। जब अंदर का नज़ारा देखती है तो उसके भी रूह कांप जाते हैं। माँ और बहन जब इस घटना को देखते हैं तो बदहवास से हो जाते हैं, क्योंकि इंसानी लाश टुकड़ों में उस कमरे में पड़े हुए थे। पुलिस अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद पुनः वापस बाहर आ जाती है और मास्क मंगाए जाते हैं। पुलिस मास्क लगाकर जब अंदर प्रवेश करती है तो उनको कमरे में कुछ लकीर जैसा दिखाई देता है। उसको देखने के बाद वो उनकी नज़र एक फ्रिज में पड़ती है, तो फ्रिज की तरफ देखते हैं तो वहाँ से उनको ऐसा आभास होता है कि यहाँ से ब्लड बहा हुआ होगा शायद। फॉरेंसिक टीम को जानकारी दी जाती है। पुलिस जो वहाँ सिपाही होते हैं अपने अधिकारियों को, अफसरों को फ़ोन करते हैं। तो पुलिस सक्रिय होती है। तमाम आला अफसर वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद फॉरेंसिक टीम भी पहुँचती है। ये इंसानी लाशों को इकट्ठा किया जाता है। फ्रिज खोलते हैं जब तो क्या दिखता है उसमें, नीचे वाले कंधे में एक सर रखा हुआ है। फ्रिज के हर कंधे में लाश के टुकड़े पड़े हुए हैं। जो भी इसको देखता है वो देखता ही रह जाता है, दंग हो जाता है साथियों। इतना क्रूरता के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। फॉरेंसिक टीम सभी को एकत्रित करती है। सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर के भी टीम पहुंचती है वहां पर। उस लाश के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम उसका कराया जाता है। लड़की के जो भाई नेपाल में रहता है वो भी आ जाते हैं। पुलिस अब इसकी जांच वहाँ मोहल्ले में रहने वाले लोगों के द्वारा भी करती है। वहाँ पूछताछ करती है तो लोग बताते हैं कि महालक्ष्मी के जो थे संबंध किसी से बोलती चालती नहीं थी, अपने काम से काम रखती थी। वो अपने ड्यूटी से आती, कमरे में चली जाती थी। लेकिन हाँ, पड़ोसी एक चीज़ बताते हैं कि महालक्ष्मी को बीच बीच में एक लड़का लेने आया करता था दोपहिया से, कभी कभी लेने कभी कभी छोड़ के चला जाता था। साथियों, समय पूरी पुलिस अपने तरीके से जानकारी रखती। हेमंत को भी बुलाया जाता है और उस अजनबी लड़के के बारे में भी पुलिस पूरी जानकारी, उसकी हिस्ट्री एकत्रित करती है। हेमंत से भी पूछताछ करती है, लेकिन हेमंत जो जानकारी बताता है तो इसमें पुलिस को उसके ऊपर कोई ऐसा शक नहीं होता कि यह कत्ल हेमंत ने किया होगा। लेकिन पुलिस एक हिदायत हेमंत को देती है कि तुम जो है बेंगलोर छोड़कर कहीं जा नहीं सकते जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाए। उस अजनबी लड़के के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटाती है। सवाल ये है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतनी निर्दयता के साथ, इतनी क्रूरता के साथ उस महिला को मारता है। एकदम निश्चिंत होकर उस कमरे में जब ये घटना को अंजाम दे रहा होता है तो शायद एकदम निश्चिंत था कि क्योंकि किसी जल्दबाजी में नहीं होता।
पुलिस तमाम जानकारी एकत्रित करती है कि 10 से 15 दिन पहले यहाँ कोई धारदार हथियार कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने खरीदा है। हर पहलू पर जांच करने में पुलिस लगी हुई है। पुलिस कमिश्नर बेंगलुरु का कहना है कि केस को बहुत जल्द सॉल्व कर दिया जाएगा। साथियों, जिस तरह से उस महिला का कत्ल हुआ था, कोई भी अगर देख ले तो रूह कांप जाता है। ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाला वह कातिल कौन है? पुलिस बहुत ही जल्द इसका खुलासा भी शायद कर देगी। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। साथियों, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार मित्रों, जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे।